हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज का ये वीडियो क्लास विशेष रूप से उन शेर शेरनियों के नाम है जो मुख्य रूप से एमपीपीएससी 2020 या 21 में एग्जाम दे रहे हैं। जैसा कि एमपीपीएससी 2020 में प्री के नए सिलेबस में 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है और उसमें 10वें नंबर का यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है। उसी में से एक कमीशन आज का हमारा टॉपिक है, वो है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इस कमीशन के बारे में आप पहले भी संविधान में भी पढ़ते ही थे। अलग से संविधान के अलावा 10 यूनिट में इसको स्पेशलाइज क्यों किया गया है? इसका मतलब यह है कि जो सामान्य बातें, इसकी नियुक्ति, इसको हटाना, इसका कार्यकाल, इसके कार्य जो आप पढ़ते हैं, इसके अलावा इस बार के पेपर में कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिकल चीजें भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, कब से इसको यूज किया, इसका क्या रूल रेगुलेशन है। ईवीएम मशीन के बारे में आपने सुना, ईवीएम कब आई भारत में, कौन सी लोकसभा से इसको यूज किया। इसके अलावा वीवीपैट के बारे में आपने सुना हो, वो कब से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ। उसके अलावा जो आप वोट डालने जाते हो, जो इंक लगाई जाती है, वो इंक एकमात्र जगह भारत में कहां पर बनती है, किस चीज की वो बनाई जाती है। उसके अलावा एक राइट टू रिकॉल प्रोसेस होती है, उसकी क्या स्थिति भारत में है। तो ये छोटी छोटी चीज, प्रैक्टिकल चीजों को भी पूछेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बता दें कि भारत का निर्वाचन आयोग संविधान में बताया गया है। और ध्यान रखेंगे, इस यूनिट में जो भी चीजें संविधान में बताई जाएंगी उन्हें आप कहेंगे वो संवैधानिक संस्था है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात, अब संविधान में कहां बताया गया है, तो भाग 15 है, सभी को याद करते चलना है, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन रख लीजिए। भाग 15 में आर्टिकल 324, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324 से 329 ए, ये इसके टोटल आर्टिकल है। इसमें आपको 324 बहुत अच्छे से देखना है, बाकी एक नजर सभी आर्टिकल देखेंगे। 325, 26, 27, 28, 29 तो निरस्त है, 29 और 29 ए में कुछ नहीं है। ठीक है, सभी बता देंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 324 की। इसको जरा अच्छे से समझना क्योंकि बड़ा आर्टिकल है, इसमें 4-5 बातें बताई गई है। सबसे पहली बात कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। अब ये निर्वाचन आयोग होगा क्यों? आपको मालूम है, सामान्य भाषा में चुनाव कराने के लिए। कौन सा चुनाव कराएगा? सबसे पहली बात बोलेंगे, भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग, इस आयोग के बारे में कहां लिखा गया है? ये 324 के सेक्शन 1 में लिखा गया है, भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये कौन कौन से चुनाव कराएगा? तो 4 चुनाव कराएगा। भारत में केंद्र स्तर पर जो भी चुनाव होते हैं, एक लाइन में समझे तो सेंट्रल लेवल के सारे चुनाव और राज्य लेवल पर भी सारे चुनाव। अब होता क्या है देख लेते हैं। केंद्र स्तर पर कौन कौन से चुनाव होंगे? 4 चीजों को याद रखेंगे, 1 2 3 4। प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। उसके अलावा संसद में 2 चीजें कौन सी आती है? लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र के कितने चुनाव हो गए बेटा? 4, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव भी और राज्यसभा का चुनाव, ये हो गया सेंट्रल लेवल। हम राज्य में बात करें तो राज्य में जैसा केंद्र में प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसा राज्य में गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। मगर राज्यपाल के पद के लिए चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको तो आप छोड़ दें, राज्यपाल यहां पर नहीं है। उसके बाद उपराज्यपाल का भी हर राज्य में प्रावधान नहीं होता, तो ये दोनों स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। आपको स्टेट में ये 2 मिलेगा। जैसे यहाँ का लोकसभा है सेंट्रल का, वैसे स्टेट में क्या होता है बेटा? विधानसभा, हिंदी में विधानसभा, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। और जैसे राज्यसभा केंद्र में होती है, वैसे राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप इन चारों को देख लीजिए, अच्छे चुनाव हो गए, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 चीजें लिखी हैं। अब इसके बारे में मैं 3 शब्द दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका इंट्रोडक्शन है। इन 6 राज्यों के जो चुनाव होगा उनके लिए वो क्या करेगा? उस चुनाव को क्या करेगा? देखते जाना क्या क्या शब्द लिख रहा हूं। निर्देशन करेगा 1, नियंत्रण करेगा 2, निर्देशन नियंत्रण करेगा, और दूसरा अधीक्षण करेगा। क्या करेगा? अधीक्षण। तो ये 3 चीजें इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। डायरेक्शन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा और सुपरिटेंडेंस करेगा। तो ध्यान रखना 3 चीजें हैं, डायरेक्शन है, कंट्रोलिंग है और सुपरिटेंडेंस है। तो ये 3 चीजों का, ये चुनाव का निर्देशन करेगा, नियंत्रण करेगा और अधीक्षण। ये तीनों शब्द से क्वेश्चन आ सकता है, मुझको ऐसा लग रहा है। आगे अब दूसरी बात करते हैं। इसका एक पॉइंट तो आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें कौन लोग होंगे। इस आयोग में क्या होगा? एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान से पढ़ेंगे। एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, अन्य उतने होंगे जितना राष्ट्रपति डिसाइड करे। अभी सिर्फ इतना सीखें, इसके पीछे एक कहानी है। अन्य कितने होंगे? जितना कि राष्ट्रपति डिसाइड करे, राष्ट्रपति निर्धारित करे। मतलब एक निर्वाचन आयोग में कितने लोग होंगे ये बात क्लियर नहीं है। क्या बोला गया है कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसको मैं लिखूंगा इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितना कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। अब इसकी कोई कहानी नहीं थी कि ये कितने हैं, तो इसकी एक कहानी, उसको जरा ध्यान से सुनिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब
क्या सुनना है आपको? सबसे पहले शुरुआत में यह था कि कभी एक सदस्य हुआ करता था इसमें। कौन सा एक सदस्य हुआ करता था? ये वाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब अन्य की नियुक्ति होती नहीं थी। मगर क्या हुआ, सबसे पहले 1989 का ईयर याद रखेंगे आप। 1989 में भी यदि आप डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर का दिन क्या हुआ? इस दिन 16 अक्टूबर के दिन क्या हुआ कि अन्य 2 लोगों को और अपॉइंट कर दिया। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या बोला था कि एक तो चीफ होगा और अन्य कितने होंगे? जितना राष्ट्रपति डिसाइड करें, ठीक है। तो अन्य कितने होगा? 2 लोगों को किया गया। उन 2 लोगों के आप नाम यदि याद रखें तो एस धनोवा और एस धनोवा और वीएस सहगल, 2 लोग हैं, एस धनोवा और वीएस सहगल। अब क्या हुआ, ये दोनों को जैसे अपॉइंट किया, इस बात की आलोचना हुई सरकार की कि सरकार ने ये गलत किया, इसमें 3 लोग कर दिए, और आलोचना के कारण इसको वापस से एक सदस्य कर दिया गया। इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1990 से ये वापस कैसा हो गया? एक सदस्य का आयोग हो गया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया, इन्हीं धनोवा साहब का केस गया, और धनोवा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो काम किया गया है, 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया, ये कोई गलत काम नहीं है, ये अधिकार है, ठीक है। इसको मतलब सही बताया। तो क्या करा आगे चल के 1 अक्टूबर 1993, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अध्यादेश ले आए भारतीय राष्ट्रपति, अध्यादेश ले आए। और अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस होता है, जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश ले आए और फिक्स कर दिया कि 1+2 होगा। 1+ क्या होगा? 2, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ये काम हुआ अध्यादेश के माध्यम से, राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से। तारीख पूछ सकता है 1 अक्टूबर 93 से, वो पूछेगा किस तारीख से हमारा चुनाव आयोग 3 सदस्य का हो गया, तो आप क्या बताएंगे? 1 अक्टूबर 1993 से। और बाद में संसद ने इसको क्या कर दिया? संसद ने इसी अध्यादेश को एक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हो गई दूसरी बात। एक बात और आप याद रख सकते हैं कि ये जो 1989 में 1 सदस्य से 3 सदस्य धनोवा और सहगल को नियुक्त किया गया था, उस समय चुनाव आयोग में कौन था? उस समय चुनाव आयुक्त थे पेरी शास्त्री, याद रखेंगे। ये पूछ सकता है कि जब पहली बार इसको 1 सदस्य से बढ़ाया था और 3 सदस्य किया था, कब किया था? आपको याद है 1989 में। उस समय वीएस पेरी शास्त्री हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्त थे। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात, जब दूसरी बार कब किया? आपको मालूम है 1993 से परमानेंट कर दिया 1 अक्टूबर से। तो इस समय कौन थे? इस समय थे टीएन शेषन। ये दोनों का आप नाम याद रख के जाइए, ठीक है। टीएन शेषन कौन हो गए? पेरी शास्त्री जो फर्स्ट टाइम चेंज किया था 1989 में, और टीएन शेषन जब सेकंड टाइम चेंज किया। टीएन शेषन के बारे में और भी बात याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन आयुक्त, ऐसे निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ा है, तो ये बात भी याद रखेंगे। ये हो गई 2 बात। अब तीसरी बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, 1+2 होंगे, और शुरू में क्या बोला था? 1+, मूल संविधान में ये बोला था 1+ उतने होंगे जितना राष्ट्रपति डिसाइड करे। पूछेगा 1+3 कब हुए? तो 1 अक्टूबर 1993 से। अगली बात, अब इनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो देखेंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब देखना क्या अंतर आएगा, ठीक है। एक आपने देख लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मुख्य है, और इसके साथ दो कौन है? 2 अदर हैं। तो आप क्या बोलेंगे? जब इनको अपॉइंट करेगा चीफ को, तो वो क्या करेगा? अंडर पार्लियामेंट लॉ, मतलब संसद ने कोई ना कोई कानून बनाया है उनकी नियुक्ति के लिए, उस कानून के अनुसार नियुक्त करेगा। मैंने लिखा है संसदीय प्रक्रिया के अधीन, संसदीय अधिनियम या उपबंध के अधीन करेगा। और जब इन दोनों को अपॉइंट करेगा तो भी प्रेसिडेंट करेगा, मगर तब इनसे पूछेगा। मतलब जब इन दोनों को अपॉइंट करेगा तो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है वो हेड के रूप में हो जाएंगे, मुख्य हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, और इनकी सिफारिश से ही अन्य 2 को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये अपॉइंटमेंट समझ में आया। नियुक्ति इनकी कैसे करेगा? राष्ट्रपति स्वयं करेगा, मगर किसके अंडर? पार्लियामेंट लॉ के अंडर। और अदर 2 की करेगा तो इनकी सिफारिश से करेगा, अदर 2 में इनकी सिफारिश लेना जरूरी है। ये हो गया अपॉइंटमेंट की बात। इसके चौथे नंबर की बात करूं तो इसके अलावा एक होता प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, लिख देता हूं, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, इसके बारे में पूछ सकता है। तो इन चुनाव में सहायता के लिए ऐसे अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा सकती है।
वास्तव में 1952 में ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, मगर बाद में 1956 में यह पद हट गया है और इसकी जगह आ गया है उप निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। उप निर्वाचन आयुक्त ये 1956 में किया था, 1956 में। और जब प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त पहली बार भारत में जब अपॉइंट भी किए गए थे, जब 1952 में किए गए थे। तो ये हो गया चौथी बात कि एक अपॉइंट करेंगे, फिर दो अपॉइंट करेंगे, और चाहें तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त और वर्तमान स्थिति में उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी की जा सकती है। अब 5वें नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। 5वें नंबर पे क्या है, इनका कार्यकाल के बारे में बात है और इनको हटाने संबंधी बात है। ये 5वां, इनका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल में भी सीधा से उठा के 6 से 65 नहीं बोलना। वो क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, जब बना था, मूल संविधान में इनका कितना कार्यकाल था। तो इनका जो टेन्योर था वो डिसाइड करना प्रेसिडेंट के हाथ में था। किसके हाथ में था? प्रेसिडेंट के हाथ में। मगर बाद में क्या हुआ, 1972 से क्या हुआ, 1972 से इनका कार्यकाल कर दिया 6/65। ये 6/65 क्या है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 साल की उम्र। क्या है? 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 साल की उम्र। इसमें याद रखना है आपको, अन्य निर्वाचन आयुक्त की जब बात करेगा तो 6/62 बताना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, मतलब आपको पद पर बैठे हुए 6 साल हो गए एक, या तो फिर आपकी खुद की उम्र यानी एज 65 साल हो गई, ये दो। इन दोनों बातों में से जो भी बात पहले होगी, फिर से या तो पद पर बैठे हुए 6 साल हो गए हैं या आपकी खुद की उम्र 65 साल हो गई है, दोनों में जो भी पहले हो। ये तो हो गया कार्यकाल। मगर कार्यकाल कब? 1972 से। ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया था, इनकी सेवा शर्तें कार्यकाल का डिसाइड प्रेसिडेंट करेंगे। मगर ये 1972 के पहले 2 लोग आ चुके हैं, ठीक है, 3 लोग आ चुके हैं वास्तव में। पहले आपको मालूम है, सबसे पहले सुकुमार सेन थे और उसके बाद वीकेवी सुंदरम थे। 2 लोग थे, सुंदरम और सुकुमार। ये फर्स्ट और सेकंड वाले लगभग 8-8, 9-9 साल के लिए रहे, 8 साल के लिए रहे। तो इसके बाद नियम बना दिया कि भैया 8 साल तक नहीं रहोगे। 6 या 65 का नियम कब से बना? 1972 से। और इस समय कौन थे? इस समय तीसरे निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल चल रहा था, एसपी सेन। यदि आ जाए तो मैंने बातों ही बातों में 3 बोल दिए, शुरू के 3 आपको याद हो गए होंगे। पहला निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे यहाँ का मुख्य? सुकुमार सेन, ये आपको याद होगा पहले से। दूसरा भी याद करके जाइए कि वीकेवी सुंदरम, और तीसरा भी करके जाइए एसपी सेन, जिसके समय में इनका कार्यकाल कितना कर दिया है? 6/65, 6 वर्ष या 65। 6वीं लास्ट नंबर की बात, यदि इतने के बाद भी यदि निर्वाचन आयोग को अधिकारी चाहिए, अधिकारी और चाहिए कम काम करने के लिए, तो अधिकारी या कर्मचारी चाहिए हो तो ये राष्ट्रपति उनको उपलब्ध कराएंगे। कौन उपलब्ध कराएंगे? राष्ट्रपति। ये था आर्टिकल नंबर 324। ये पूरा क्या था? आर्टिकल नंबर 324। अब 324 में आपने लगभग 6 बातें देखी है, मैं सीधा सीधा बताता हूं। पहले आयोग होगा, और आयोग क्यों होगा मैंने शुरू में बताया था, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। दूसरी बात, आयोग में 1+ अन्य होंगे, अन्य के लिए 1+2 होगा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तीसरा, अन्य का अपॉइंटमेंट करेगा तो इससे पूछेगा, और चीफ का करेगा तो अंडर पार्लियामेंट लॉ करेगा। चौथा, इसके अलावा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त ला सकता है। 5वां, इनका कार्यकाल 6/65, 6/62 है। और छठा, इस अधिकारी कर्मचारी की यदि और जरूरत होगी तो राष्ट्रपति देगा। इसमें एक चीज और रह गई है, उसको छोड़ दिया था मैंने गलती से, इसको देख लो, हटाना। अब ये हटेंगे कैसे, ध्यान देना, इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हटाने के लिए यहां पर बताता हूं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मेन है आपका, वो हटेगा सुप्रीम कोर्ट की रीति से, रीति और आधार से। सुप्रीम कोर्ट, अब रीति का मतलब होता है मेथड, किस मेथड से। अब सुप्रीम कोर्ट को किस मेथड से हटाते हो आप देखना जाके, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, संसद में लाई जाती है, 2/3 के स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से पास की जाती है। तो बस वही स्थिति यहां भी आएगी, 2/3 वाला विशेष बहुमत लगेगा संसद का, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी से किसको हटा रहे हैं? चीफ को हटा रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, मतलब रीति क्या रहेगी वही, आधार क्या रहेगा। तो आधार में आपको ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आपको आधार मालूम होगा, नहीं मालूम तो ध्यान दीजिए, 2 चीजें, एक तो कदाचार और दूसरा असमर्थता। असमर्थता, कदाचार और असमर्थता, क्या मीनिंग होता है इसका? कदाचार को इंग्लिश में आप समझिए मिसबिहेवियर, गलत व्यवहार किया हो, और असमर्थता को आप समझ लीजिए अनकेपेबिलिटी, मतलब अब वो सक्षम नहीं रहा है, ठीक है। ये पूरा मेरा बॉक्स में देख लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से यानी उसी रीति से हटाएंगे। कौन सी रीति? विशेष बहुमत 2/3 संसद के द्वारा। उसके बाद आधार क्या है? 2 आधार है, कदाचार भी है और असमर्थता भी है, ये तो होगा मेन। अब इसके अलावा अन्य को हटाना है, ठीक है। ये तो मेन को हटा दिया आपने, अन्य को कैसे हटाएंगे? तो अन्य को हटाने के लिए ध्यान रखना, इसके लिए अदर जो दिख रहे हैं आपको, अदर जो दिख रहे हैं
अन्य दो हैं, दो अन्य, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ये विशेष बहुमत नहीं लगेगा, संसद में नहीं जाएगा, इनको प्रेसिडेंट हटाएंगे। इनको कौन हटाएंगे? प्रेसिडेंट। मगर ध्यान देना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इनकी नियुक्ति किसके सिफारिश पर करी थी? आपको याद है, चीफ की सिफारिश पर। वैसे हटाने के लिए भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो चीफ हैं, हटाने के लिए भी इनको राष्ट्रपति को सलाह देंगे और अपॉइंटमेंट के समय भी सलाह देंगे। तो ये हो गई इनको हटाने वाली बात। ये हो गया पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 324। ये आर्टिकल 324 की 6 बातें बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बातों के अलावा भारत में आज तक कौन कौन से इलेक्शन कमिश्नर बने, इनके बारे में खास खास। पहले कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त भारत के सुकुमार सेन, आपने पढ़ा होगा, सभी दूर लिखा है, ठीक है। ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। दूसरे कौन है? वीकेवी सुंदरम, वीकेवी सुंदरम। तीसरे कौन है? एसपी सेन वर्मा, एसपी सेन वर्मा। अब आपको मैं 3 तो यहां बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और इनके बारे में ये बता दिया, इन्हीं के समय कार्यकाल कितना हुआ है? 6/65। इसके अलावा मैंने एक अभी नाम लिया था, पेरी शास्त्री। पेरी शास्त्री का नाम कब याद रखना है? जब 1989 में पहली बार 1 सदस्य से 3 सदस्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद टीएन सेशन, टीएन सेशन का कब नाम याद रखना है? 2 चीजों में, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले यही है, पूछेगा राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा? टीएन सेशन। और दूसरी बार जब 1 सदस्य से 3 सदस्य हुआ फाइनली 1 अक्टूबर 1993, जब भी कौन थे? टीएन सेशन। इसके अलावा अभी का पूछेगा तो अभी आपने देखा अप्रैल 12 या 13, 2-3 दिन पहले ही अभी नए बने हैं, क्या नाम है उनका? सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा नए हैं, न्यू है, अभी बने। करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है अप्रैल 2021 से, इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे सुनील अरोरा। कौन थे इसके पहले? सुनील अरोरा, 23वें नंबर पर, 2018 से थे। इसके अलावा पूछेगा पहली महिला कौन थी? तो रमा देवी, रमा देवी। रमा देवी के बारे में याद रखेंगे, ये कार्यवाहक थी। कार्यवाहक को बोलते हैं एक्टिंग प्रेस, एक्टिंग, एक्टिंग इंग्लिश में, हिंदी में। ये कार्यवाहक थी। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त तो भारत में कौन बनी है? रमा देवी। इतना भी याद रखेंगे। एस वाई कुरैशी, इनको भी याद रखेंगे। इनके लिए क्या क्वेश्चन बनाएगा? पहले मुस्लिम, तो ये देख लो कितने मैंने बता दिए, इतने याद रख के जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, 89 के समय, 93 के समय, अभी के समय, इनके पहले। इसके अलावा पहली महिला और पहला मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त, ये सब याद करेंगे। अब आपका आयोग संबंधी कॉमन बातें सारी हो गई है। अब इसके अलावा आपको देखना आयोग क्या क्या काम करता है, तो इसके काम एक एक करके देखना शुरू करें। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, जो भी चुनाव होगा आपके, मैंने सारे चुनाव बता दिए, वो चुनाव में क्या करेगा? वही मैंने जो पहला बोला, चुनाव में सबसे पहले वो हर चुनाव का, जो मैंने 6 चुनाव बताए हैं, लिख देता हूं वापस से। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 चुनाव में क्या करेगा मैंने बता दिया, अधीक्षण करेगा। तीसरी बार बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे तीनों शब्द, नियंत्रण करेगा और निर्देशन करेगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मतदाता सूची तैयार करेगा। मतदाता सूची जिसमें आपका नाम होता है, आप लोग वोट डालने जाते हैं। अब मतदाता सूची में आपको आर्टिकल 324 तो हो गया, 325 और 326 दो आर्टिकल और यही देखने को मिलेंगे। देखो मैं बताता हूँ, 324 हो गया, 325 भी कंप्लीट हो गया, समझ लो 326 भी कंप्लीट हो गया। दोनों में अंतर, ध्यान रखना क्या अंतर है। इसमें आप क्या क्या बोलेंगे? इसमें आप बोलेंगे भारत में कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर 1, जाति के आधार पर 2, वंश के आधार पर 3, लिंग के आधार पर 4, ये 4 आधार दिए हैं। इन 4 आधारों पर किसी को भी, जो मतदाता सूची बनती है, निर्वाचक नामावली बोलते हैं उसको, उसमें कोई भी व्यक्ति को इन आधार पर उसमें से आप बाहर नहीं कर सकते कि आप तो हिंदू हो आपको नहीं लेंगे या मुस्लिम हो। तो आप बोलेंगे इन चारों आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत में जो मतदाता सूची है, निर्वाचक नामावली है, उससे उसमें नामांकन करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। किससे? जो हमारा नाम रहता है मतदाता सूची में, निर्वाचक नामावली में। एक बात तो ये 325 में लिखा है। अब 26 में क्या लिखा, ध्यान देंगे, दोनों लगभग एक जैसा ही, ठीक है। 26 में बोला है हम जो भी भारत के नागरिक हैं, हम हर भारत के नागरिक को अधिकार होगा। अच्छा एक सेकेंड रुक जाएं, 325 का मैं खंड दूसरा बताता हूं, थोड़ा अंदर जाके पढ़ें तो एक बात और लिखिए। 325 में एक बात लिखिए कि कोई इन आधार पर, ये जो आधार लिखे धर्म, जाति, वंश, इन आधार पर कोई दावा भी नहीं कर सकता कि मुझको इस मतदाता सूची में जोड़ो। जैसे मैं इंदौर का हूं, मैं चाह रहा हूं रीवा के किसी संसदीय क्षेत्र में वहां के सांसद को वोट डालूं, तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इंदौर में मेरा नाम आता है मतदाता सूची में। तो याद रखना, इन आधारों पर कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, दावा यानी चैलेंज नहीं कर सकता कि मुझको इस मतदाता सूची में जोड़ा जाए। ये हो गया 325। अब 326 एक चीज और याद रख लो, 326 में बोला गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो भारत में मतदाता सूची में पंजीकृत होने का दावा कर सकता है कि मेरा नाम लिस्ट में जोड़ो। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं भारत का नागरिक हूं, एडल्ट हूं, वयस्क, मताधिकार 18 साल, मेरे पास वोटर आईडी है और वोटर आईडी नहीं है तो आप मेरा नाम जोड़ो मतदाता सूची में। तो क्या बोल रहा है, भारत का कोई भी व्यक्ति जो क्या हो 18 साल से ज्यादा यानी वयस्क, वयस्क यानी एडल्ट हो, वो व्यक्ति पंजीकृत होने का दावा करेगा, पंजीकृत होने का अधिकार रखता है, होने का अधिकार। काय में पंजीकृत होना चाहता है, मतदाता सूची में या फिर निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, ये उसको हक होगा, ठीक है, भारत में। मगर शर्त क्या लगी कि संसद या राज्य का विधानमंडल ने उसको अयोग्य ना कर दिया हो, जैसे किसी कारण, भ्रष्टाचार के कारण, या फिर दूसरा वो पागल हो गया है, चित्त मस्तिष्क का हो गया है, या फिर वो भारत में अब निवास नहीं करता, अनिवासी हो गया है। इन आधारों पर यदि संसद ने उस पर अयोग्यता नहीं लगाई है तो वो व्यक्ति हकदार होगा, उसको हक होगा कि निर्वाचक सूची में अपना नाम जुड़वा सके। ये निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने का हक 326 में, और इन आधारों पर ना तो सरकार वंचित करेगी और इन आधारों पर ना तो हम कहीं पर दावा कर सकते हैं कि हमको यहीं पर मतदाता सूची में जोड़ा जाए। यह है आर्टिकल 325 और यह है आर्टिकल 326। यहीं पर एक बात और याद रखना, ठीक है, आगे बताएंगे उसको समितियों के समय। यह हो गया दूसरी बात, ये दूसरा काम हो गया। क्या हुआ, मतदाता सूची तैयार करना। पहला काम क्या हुआ, चुनाव का ये तीनों करना। तो ये मैं बाकी चीजें डिटेल इसकी साफ कर देता हूं। अब तीसरा काम देखते हैं। तीसरा काम क्या है, यदि किसी चुनाव में धांधली हुई है तो उस चुनाव को रद्द करेगा। क्या करेगा, उस चुनाव को रद्द करेगा और उसकी जगह चाहेगा तो पुनः चुनाव कराएगा, वापस से चुनाव कराएगा। और यदि कोई सीट आपको मालूम है खाली हो जाती, जैसे आपके मध्य प्रदेश में अभी, या और कोई समस्या आ जाती, राजनीतिक संकट, तो उस समय आप बोलेंगे उपचुनाव कराएगा, उपचुनाव कराए। ये भी सामान्य काम है। अभी तक मैं सिंपल बताया, पहला चुनाव कराएगा, दूसरा मतदाता सूची तैयार करेगा, तीसरा चुनाव को रद्द भी कर सकता है, पुनर्चुनाव भी करा सकता है, उपचुनाव भी। अब चौथा, अब इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, एक और बचा है इंपॉर्टेंट। ये जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, परिसीमन आयोग। परिसीमन क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो परिसीमन का मतलब होता है डेलिमिटेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे आपका निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे इंदौर की विधानसभा है जहां पर एक विधायक है, तो उस विधायक में 2 लाख लोग आ रहे हैं या 2.5 लाख लोग आ रहे हैं, तो भाई हर समय जनसंख्या बढ़ रही है। 10-10 साल में आप नई जनगणना कर रहे हैं तो 10 साल बाद आप चेक तो करो कि यहाँ पर एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या इसको और ज्यादा, ये विधानसभा क्षेत्र ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, इसको डिवाइड तो नहीं करना। ये सब निर्वाचक क्षेत्रों का पुनर्मूल्यांकन, जो भी निर्वाचन क्षेत्र चाहे वो संसद का, सांसद का हो या विधायक का हो, इनको क्या करेगा, वो इनको वापस से, जो भी निर्वाचन क्षेत्र है इनको वापस से परिसीमन करेगा, इसमें चेंज, फेरबदल करेगा। इसको ही बोलते हैं परिसीमन। तो ध्यान रखना, परिसीमन बहुत जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती, जैसे रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो रिजर्वेशन में आपको देखना है क्या रिजर्वेशन चेंज होगा आगे चल के, अब उनकी सीट चेंज होगी। अब बात करते हैं परिसीमन। 1952 में, ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार चुनाव हुआ था। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1952 में। 52 में परिसीमन हुआ तो था, मगर 1950 में जो एक एक्ट था, एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा, इसको ध्यान रखना, 1951 का, PRA में शॉर्ट में लिखूंगा, आप इसको एक बार सुन लो। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसको हिंदी वाले सुनेंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, PRA 1951। इसके तहत यहां पर परिसीमन कराया था 1952 में। मगर इसके बाद सरकार ने क्या करा, संसद ने क्या करा, परिसीमन आयोग का गठन कर, परिसीमन एक्ट पारित किया। परिसीमन एक्ट 1952 पूछेगा कि भारत में पहली बार परिसीमन का अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1952 में बनाया गया था। पहली बार परिसीमन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, मगर वो परिसीमन इस एक्ट के माध्यम से हुआ था, ना कि इस एक्ट के माध्यम से, ये बात याद रखेंगे। अब दूसरी बात, अभी तक कुल मिलाकर 4 परिसीमन आयोग बन गए हैं, ये लिख दिया मैंने, 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। इसमें चौथे नंबर का विशेष तौर पर याद रखना, 12 जुलाई 2002 को बना था, कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे, कुलदीप सिंह, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा
अन्य 3 जो थे उनका ईयर याद रख के जाएंगे। पहला परिसीमन आयोग 52 में, दूसरा 1963 में, दूसरा 1973 में 1973 में, और चौथा 2002 में। ये 4 परिसीमन आयोग अभी तक हमारे यहाँ बनाए जा चुके हैं, ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, ये कितने काम हो गए? ये चुनाव कराना, ये मतदाता सूची, चुनाव रद्द करना, परिसीमन करना, 4 काम हो गए। 5वां काम ध्यान से देखेंगे। 5वां कार्य इसका अर्ध न्यायिक कार्य होता है। 5वां अर्ध न्यायिक मतलब आधा न्यायिक, अर्ध न्यायिक क्वासी फेडरल क्या होता है इसमें? इसमें ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 103 और 192। आर्टिकल 103 से ये राष्ट्रपति को सलाह देता है यदि कोई सांसद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाए तो। यदि कोई सांसद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है तो इस बात की जानकारी हमारा जो निर्वाचन आयुक्त है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये लिख दिया मैंने। और यही काम राज्य में होगा। यदि कोई विधायक अयोग्य हो जाएगा तो विधायक को सलाह देगा तो उसको बोल देंगे गवर्नर को सलाह देगा। मतलब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को इस बात की सलाह देगा कि कोई विधायक या सांसद कब अयोग्य हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका न्यायिक कार्य कहलाता है, क्योंकि इस संबंध में इसको सिविल कोर्ट की शक्ति मिल गई है, सिविल न्यायालय की शक्ति। सिविल न्यायालय अपने सामने बुलाने का अधिकार रखता है, उपस्थित कराने का अधिकार रखता है। ठीक है, अब इसका अगला काम आपको 6वें नंबर पे याद रखना है, चुनाव चिन्ह का आवंटन। काय का आवंटन? जो चुनाव चिन्ह मिलते हैं, पंजा कांग्रेस का है, फूल है कमल का, इसका अलॉटमेंट मतलब आवंटन, बांटना। तो लिख देता हूं चुनाव चिन्ह का आवंटन। अब यहां पर क्या क्या याद रखना है? 2 प्रकार के दल होते हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं और क्षेत्रीय दल। अगला पॉइंट वही बता रहा हूं, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल। ठीक है, तो दोनों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं और दूसरे वाले कौन से होते हैं? क्षेत्रीय। राष्ट्रीय मतलब नेशनल वाले और ये स्टेट लेवल वाले। इन दोनों दलों को जो चुनाव चिन्ह होता है ये इनका रिजर्व रहता है। जैसे कांग्रेस का पंजा है तो पंजा रिजर्व है, ठीक है, और बाकी का अनरिजर्व रहता है, बाकी का आरक्षित नहीं होता, बाकी इनका आरक्षित होता है। एक बात। दूसरी बात, यदि चुनाव चिन्ह के मामले में कोई लफड़ा हुआ यानी कोई विवाद आया तो ये भाई साहब खुद ही कोर्ट बनेंगे, चुनाव आयोग खुद ही उस विवाद को निपटाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये बात पूछेगा कि चुनाव चिन्ह का यदि कोई विवाद आता है, चिन्ह का कोई विवाद आता है तो उसमें यही निर्णय देगा चीफ इलेक्शन कमीशन, हमारा जो आयोग है यही निर्णय देगा। दूसरी बात, इस निर्णय के खिलाफ आप ये निपटारा करेगा, और इस निर्णय के खिलाफ यदि आपको अपील करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये बात भी याद रखेंगे। इसका लास्ट काम थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा कठिन है, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम भी है। क्या? इसका 7वें नंबर का लास्ट काम बताता हूं, राजनीतिक दलों को दर्जा प्रदान करना। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, इनको 2 प्रकार के दर्जे, या तो क्षेत्रीय दल होंगे, क्षेत्रीय मतलब छोटे वाले रीजनल जो होंगे, और या फिर होंगे राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल। इसके बारे में आपको याद रखना है। इन दोनों का दर्जा, जैसे भारत में कांग्रेस, बीजेपी, ये सब राष्ट्रीय दल हैं, और कुछ क्षेत्रीय दल छोटे भी होते हैं। इनकी कुछ कंडीशंस है जो कि थोड़ा पेचीदी है, आइदर और में चलता है वो। तो देखना क्या क्या याद रखेंगे। पहला तो जो मैंने PRA एक्ट बताया, फिर से बताता हूं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो धारा नंबर 19 है, धारा 19 से हमारे यहाँ ये नियम बनाया गया है कि किसी को भी क्षेत्रीय दल का दर्जा कब मिलेगा, ये वाला रीजनल। तो नियम नंबर 1, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नियम नंबर 1, जो पिछला आम चुनाव हुआ है, चाहे वो लोकसभा का हो या आपके MP या किसी भी राज्य की विधानसभा का, तो देखना पिछला लोकसभा का केंद्र में या फिर राज्य की, लिखते जा रहे हैं ध्यान से देखना, राज्य की विधानसभा का जो चुनाव हुआ है पिछला, उसमें किसी भी पार्टी को 6% वोट मिले हो। कितने परसेंट? 6% वोट मिले हो। पहली बात, कहां 6% वोट? कहां? उसके खुद के राज्य में, जिस राज्य में वो क्षेत्रीय दल का दर्जा लेना चाहता है, उसके राज्य में 6% वोट मिले हो। या तो लोकसभा का भी चुनाव हुआ, मान लो मोदी जी का चुनाव हुआ, हमारे MP में देखेंगे कि 6% वोट मिलेगी। दूसरी बात, हम राज्य की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई लोकसभा। अब ये विधानसभा में 6% वोट मिलने के साथ प्लस में एक साइन लगाना है। प्लस में मतलब विधानसभा में एक शर्त भी इसके साथ जोड़ी गई है। तो साथ में क्या याद रखेंगे कि कम से कम 2 सीटें उसको मिलना चाहिए। कितनी मिलना चाहिए? 2 सीट उसको मिलना चाहिए। अब ये कंडीशन एक ही है। अब इसकी कंडीशन का और याद रखेंगे। और मतलब या तो ऐसा हो, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर और में क्या चल सकता है? और में जाएगा जो भी आपका राज्य है वहां पर
जो भी राज्य का विधानसभा का चुनाव है, राज्य की विधानसभा के चुनाव में क्या मिला हो, 3 सीट मिली हो। कितनी सीट मिली हो, 3 सीट। राज्य के विधानसभा के चुनाव में 3 सीट मिली हो या फिर 3% वोट मिला हो। कितना परसेंट, 3% वोट मिला हो। ये दोनों आइदर और में। यदि ऐसा भी नहीं है, यदि ऐसा भी नहीं है तो तीसरी कंडीशन लगेगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, फिर से और लगा दिया। यदि ऐसा नहीं है तो राज्य की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा, उन दोनों में से, दोनों में किसी भी चुनाव में राज्य में उसको 8% वोट मिला हो। लोकसभा या राज्य की विधानसभा, इन दोनों के किसी भी चुनाव में उसको कितना परसेंट वोट मिला हो, सीधा सीधा 8% वोट मिला है। थोड़ा कंफ्यूजन है बहुत सारा, फिर से देख लीजिए। 3 आइदर और चल रहे हैं, तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आपकी हो गई तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। जैसे लोकसभा या विधानसभा का कुल 6% वोट मिला हो उस राज्य में, प्लस उस राज्य का 2 सीटें मिली हो। दूसरा उस राज्य की विधानसभा का सीधे सीधे या तो 3 सीट मिली हो या फिर 3% वोट मिला हो। और तीसरा, यदि ऐसा भी नहीं है तो तीसरा, उस लोकसभा या विधानसभा में टोटल जो भी वोट पड़े हैं उसका उस राज्य में कितना मिला हो, 8% मिला हो। अब इसकी चौथी कंडीशन फिर से आइदर और में चलेगी, थोड़ा ध्यान रखना। यह है इसकी चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन बोल रहा है जो लोकसभा का चुनाव होता है उसकी आपके राज्य में जो भी सीट है, आपके राज्य में 10 सीट होंगी, 20 सीट होंगी, हर 25 सीट पर 1 सीट आपने जीती हो अपने राज्य में। हर प्रति 25 सीट पर, यानी 50 सीट होगी तो 2 सीट जीतना है, प्रति 25 पर 1। ये 4 कंडीशन हो गई। ध्यान रखेंगे 4 कंडीशन दी गई है। ये आपको 3 के बाद चौथी भी आपको याद रखनी है, चारों आइदर और में है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। क्षेत्रीय दल का दर्जा किसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, या तो ये हो या फिर ऐसा हो या ऐसा हो। और इसमें सेकंड पॉइंट में याद रखना कि राज्य की विधानसभा के चुनाव में या तो 3 सीट या 3%, दोनों में से जो ज्यादा हो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, ये अलग याद रखना, कंडीशन डली है। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलेगा। अब राष्ट्रीय दल में पहली कंडीशन बोल रहा है कि लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में क्या हो, कम से कम 4 राज्यों, कम से कम 4 राज्यों में टोटल वोट का कितना परसेंट मिला हो, 6% मिला हो। ये पहली बात। लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, 1-2 राज्य नहीं, 4 राज्यों में कुल जितने भी लीगल वोट्स पड़े हैं उसका कितना परसेंट मिला हो ये। या फिर इसी में इधर और नहीं लगा रहा हूं, इसी में प्लस में लगा रहा हूं, जो भी लोकसभा की सीट है उसमें 4 सीटें मिली हैं, 4 सीटें मिली हो, और वो भी एक या अधिक राज्य में, एक या अधिक राज्य में, कितने भी राज्य में मिल सकती है। ये दोनों कंडीशन एक ही है। फिर से बोलते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के जो चुनाव हो रहा है उसमें 4 राज्यों में 6% मिला हो, या फिर लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें मिली हो एक या अधिक से राज्यों से। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन और क्या बोलती है, कम से कम 3 राज्यों में, कितने राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में उसे लोकसभा के कितने परसेंट, 2% सीट मिली हो। 2% सीट का मतलब होता है, वहां पर लिख के दिया है 543 सीट है तो उसमें 11 सीटें जरूरी है। ये हो गई इसकी कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 सिंपल है कि उसको कम से कम 4 राज्यों में ऑलरेडी क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल चुका हो। 4 राज्यों में उसको क्या हो, क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। ये थोड़ा कठिन था, आप थोड़ा इसको 2-3 बार लिख के याद करेंगे तो हो जाएगा। इसकी 3 कंडीशन, उसकी 4 कंडीशन। ये था इसका सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट काम। आप सीधा भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय दल और राजनीतिक क्षेत्रीय दल जो होते हैं इनका दर्जा भी कौन देता है, भारत का चुनाव आयोग। ये हो गए भारत के चुनाव आयोग की सारी संवैधानिक बातें। अब आपको कुछ इधर उधर की बातें, छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख के जाना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गड़बड़ नहीं हो प्रीलिम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों में क्या क्या बातें आप सीख सकते हैं। तो अब अन्य बातों में आप सबसे पहले सीखते हैं अन्य बातें, और अन्य बातों में आदर्श चुनाव संहिता। ये क्या होता है आपको मालूम, जिसको आप बोलते हो आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है,
कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम यानी पॉलिसी और प्रोग्राम्स पे कर सकता है, पर्सनली किसी की आलोचना नहीं कर सकते। और धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने, चोट पहुंचाने वाले कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते। तीसरा, सरकारी जो वित्तीय संसाधन है, जो भी सरकारी संसाधन, गाड़ी घोड़े, इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ये सब कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको बोलते हैं आदर्श आचार संहिता लग गई, ठीक है। तो ये आचार संहिता 1960 में पहली बार आई थी, मगर ये बाद में कंटिन्यू नहीं हुई। 1990 में इसको कंटिन्यू कर दिया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। आदर्श आचार संहिता, इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है 1990 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक सन इसी में आप याद रख सकते हैं 2007। 2007 में क्या कर दिया कि हर जितने भी लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो विधायक का हो या सांसदी का हो या राष्ट्रपति का, आपको क्या करना है, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास पुराने पुलिस के रिकॉर्ड कितने, अपना अपराध का रिकॉर्ड, और दूसरा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। ये तीनों चीजों भी याद रखें। कब से स्टार्ट हुआ? 2007 से। संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा हर कैंडिडेट को, ठीक है ना। अपराध का विवरण देना पड़ेगा, और शैक्षणिक योग्यता मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी की भी है कि 10वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, सांसद बन रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कब से आई है? 2007 में। ये हो गई आपकी आदर्श चुनाव संहिता। दूसरा आप याद रख सकते हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बारे में पूछ सकता है, इसका आविष्कारक कौन है? तो मोहम्मद हनीफा करके एक व्यक्ति है, मोहम्मद हनीफा, इसको आप याद रखेंगे। हनीफा इसका आविष्कारक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहली बार कब आई? 2004 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, पूर्ण रूप से पहली बार, पूर्ण रूप से ऐसी कौन सी लोकसभा का चुनाव जिसमें पूरी तरह ईवीएम का प्रयोग हुआ? तो आप बोलेंगे 2004 पहली बार। मगर ये ईवीएम का प्रयोग क्या पहले कहीं हो चुका था? तो बिल्कुल हो चुका था। केरल में एक जगह है, वहां पर इसका नॉर्मली प्रायोगिक तौर पर इसको चेक करने के लिए केरल में यूज हो चुका था। इसका केरल में प्रथम प्रयोग हुआ था इसका। इसके बाद याद रखना है, ये प्रथम प्रयोग 1982 में हुआ, मगर इसके बाद ये पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने पहली बार पूरा चुनाव ईवीएम से करा? तो वो गोवा था। कौन सा राज्य था? गोवा। 1999 में गोवा ने पूरा चुनाव कराया। ये हो गई विधानसभा की बात पूछे तो गोवा, और लोकसभा की पूछे तो 2004 की जो लोकसभा थी, 14 नंबर की लोकसभा जो थी, उसमें पहली बार ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया था। इस बारे में भी आपको याद रखना है। अब अगली बात आपने सुना होगा वीवीपैट क्या होता है। ये दो बात हो गई। तीसरी बात वीवीपैट। वीवीपैट इसके बारे में पूछ सकता है कि ये सबसे पहले कब आया? तो अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ 2019, ये वाली बात पूछ सकता है। 2019 की जो चुनाव थी लोकसभा का, नरेंद्र मोदी जी वाला, वो 17वीं लोकसभा थी। तो उसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इसमें सबसे पहली बार पूरी तरह से वीवीपैट का प्रयोग हुआ। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको याद रखेंगे। वीवीपैट 17वीं लोकसभा में 2019 में पहली बार पूर्ण रूप से प्रयोग की गई। इसमें क्या होता है? जिसको आपने वोट डाला उसके साथ एक पर्ची आएगी कि आपने किसको वोट डाला, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसका नामांकन नंबर क्या है। ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि मेरा वोट उसी को गया कि नहीं। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात एक पूछ सकता है, जो स्याही आपकी उंगली पे लगाते हैं इंक, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये स्याही हर जगह तो बनेगी नहीं, तो धांधली होगी, लोग बना बना के मिटा के जाएंगे। आप वैसे भी देखते हैं छोटे मोटे स्तर पे। तो ये मैसूर में बनती है, एक ही जगह, भारत में एक ही जगह इसका कारखाना मैसूर में, जो कि कर्नाटक में आता है। कर्नाटक गवर्नमेंट के अंडर में ये बनाई जाती है। ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप पांचवी बात याद रखेंगे, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब वापस बुलाना। क्या हम किसी भी नेता को भेज देते हैं, अब क्या मतलब वो हमारे जनता का भला करेगा कि नहीं, हमारे यहाँ विकास करेगा नहीं, क्या हम 5 साल के पहले इसको वापस बुला सकते हैं? ऐसी आयोग ने, एक आयोग था संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। ये 2002 में ये इसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। तो वेंकट चलैया ने ऐसी सिफारिश की थी कि ये आना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, मगर है नहीं ये, ठीक है ना। ये वेंकट चलैया ने इसकी सिफारिश की थी पहली बार। और इसमें पूछेगा इसका पहली बार यदि प्रयोग हुआ तो 2001 में आपका राज्य पहले नंबर पे मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। कहां पर किया? अनूपपुर की जो पंचायत थी, नगर पंचायत, वहां पर पल्लविका पटेल के नाम से एक जनप्रतिनिधि थी जिनको वापस बुलाया था इसी तरह से। तो ये लिख देता हूं, पल्लविका पटेल। यदि पूछेगा तो याद रखेंगे पल्लविका पटेल। ये कहां पर है? अनूपपुर। ध्यान रखें, अनूपपुर जिला आपको मालूम है, अनूपपुर की जिला पंचायत है अनूपपुर। ये पहली बार अनूपपुर, याद रखेंगे। इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल, मतलब अपने प्रत्याशी यदि अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको वापस बुला सकते हो।
छठवें नंबर पे आपको एक बात याद, नोटा। ये नोटा क्या होता है? जब कोई भी प्रत्याशी नहीं जमता है, मतलब सारे प्रत्याशी आपकी पसंद के बाहर हैं, तो आप नोटा पे लगा सकते। नोटा मतलब एक भी प्रत्याशी हमारी नजर में हमको प्रत्याशी के रूप में हम पसंद नहीं करते, तो हम क्या दबा सकते हैं? नोटा। पूछेगा नोटा लाने वाला भारत का पहला राज्य, तो याद रखेंगे नोटा लाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ 2013 में लाया था। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ नोटा लेकर आया था 2013 में। इसके बाद 7वें नंबर पे एक छोटी सी बात याद रख सकते हैं कि भारत में चुनाव होता है तो चुनाव की घोषणा कौन करते हैं? तो ध्यान रखेंगे चुनाव आयोग की सलाह से चुनाव आयोग घोषणा नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेंगे केंद्र के चुनाव के लिए और राज्यपाल करेंगे। ध्यान रखेंगे, तो लिख देता हूं चुनाव की घोषणा, चुनाव की घोषणा, चुनाव की घोषणा कौन करते हैं? लिख देता हूं केंद्र के लिए प्रेसिडेंट, राज्य के लिए गवर्नर, और किसकी सलाह पर? सीधी सी बात है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ये आपको अगली बात याद हो गई। ये 7 छोटी छोटी बातें हो गई। अब आप क्या याद करके जाइए? अब आप याद करके जाइए जो लास्ट मोदी जी वाला चुनाव हुआ 2019 वाला, यदि उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आपका वो भी गलत नहीं होना चाहिए। तो लिख देता हूं 17वीं लोकसभा थी नरेंद्र मोदी की 2019 में। 2019 में क्या क्या बातें इसमें से निकल के आ सकती हैं? इसमें से बातें निकल के आएंगी कि कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला। भारत में 67.9% लोगों ने वोट डाला था। पहली बात, कौन जीता? आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार जीती है। तो कितनी सीट लेकर आई है? 330 सीट लेकर आई है बीजेपी, ये याद रखेंगे। यदि बीजेपी के सहयोगी दलों को भी मिला ले तो एनडीए बनता है। तो एनडीए कितनी लेकर आया? 355 एनडीए की सीट है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस के पास केवल कितनी गई है? केवल कांग्रेस के पास 52 सीट गई है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद कुछ नया हुआ इस चुनाव में, तो नया क्या क्या बता सकते हैं? इस चुनाव में अभी बताया वीवीपैट आया है, वीवीपैट से चुनाव हुआ है पहला, ये नई बात। दूसरी नई बात, जो भी प्रत्याशी है उनका इस बार चुनाव चिन्ह के साथ फोटो भी दिया था, तो प्रत्याशियों का फोटो भी आया है चुनाव चिन्ह के साथ। तीसरी बात, चुनाव आयोग ने एक एप्लीकेशन, मोबाइल का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन निकाला था सी विजिल, ये पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। सी विजिल, सी विजिल लिख दिया मैंने, सी विजिल नाम का ऐप, तो आप पहचान जाएंगे। ये 3 चीजें आपको याद रखना, जो कि पहली बार ही हुई है। पहली बार वीवीपैट का प्रयोग 2019 में, फोटो वाले प्रत्याशियों की व्यवस्था, और सी विजिल नाम का ऐप। ये हो गया आपका 2017 का। इसके अलावा 1-2 बातें और करें और इस क्लास को आप कंप्लीट करें। इसके बाद आपने सुना होगा हर जो भी चुनाव लड़ता है उसको जमानत राशि के रूप में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ती है। तो देखो सांसद के लिए कितनी है? 25,000 रुपए, याद रखेंगे। विधायक के लिए कितनी है? 11,000 रुपए, ध्यान रखेंगे। ये सांसद हो गया सेंट्रल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे। मगर जनरल कैटेगरी के लिए, यदि SC ST के लिए पूछेगा तो कम हो जाएगा। SC ST को यहाँ भी रिजर्वेशन मिला है, 11 की जगह यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, 25 की जगह 15,000, 11 की जगह 5,000। ये बातें याद रखेंगे। SC ST का बंदा है तो उसकी जमानत राशि कितनी बताएंगे? 15, और यदि जनरल का है तो 25, और इधर 11,000 और इधर 5,000, ये हो गई जमानत राशि। इसके अलावा एक चुनाव में खर्च की सीमा होती है कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। लाखों करोड़ों रुपए हमारे यहाँ भारत में खर्च होते हैं, आपने देखा है, ठीक है। फिर भी नॉर्मल बात करें किताबी, तो किताबी बात ये बताती है कि खर्च सीमा भी बढ़ा दी है। खर्च सीमा विधायक और सांसद के चुनाव की बढ़ चुकी है। अभी तक 40 लाख रुपए खर्च कर सकते थे कौन? सांसद एक चुनाव में, और अब इसको बढ़ाकर 40 लाख से 70 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 70 लाख। और ऐसे ही विधायक में 16 लाख हुआ करता था, अब उसको 28 लाख कर दिया है। तो चुनाव के खर्च की सीमा याद रखेंगे, आज की तारीख में 70 लाख सांसद खर्च कर सकता है, और 28 लाख, सामान्य तौर पर 28 लाख रुपए एक विधायक के चुनाव में खर्च किया जा सकता है। अब लास्ट में 2 मिनट में आपको देखना है कि कुछ समितियां जो चुनाव सुधार के लिए बनी, जैसे तारकुंडे समिति, दिनेश वर्मा गोस्वामी समिति, तो ध्यान रखेंगे कुछ समिति। एक लिख देता हूं तारकुंडे समिति, इसके बारे में जो भी आएगा आपको बताना पड़ेगा। दूसरी दिनेश वर्मा गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, और तीसरी है इंद्रजीत गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता। ये 3 समितियों को यदि पूछेगा तो बता देना। चुनाव सुधार के लिए ये 3 समितियां अभी तक गठित हुई है। 1980 में इसको बता देना, 1990 में इसको बता देना, और 1998 में इसको बता देना। इसमें तारकुंडे समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारकुंडे समिति में आपको क्या क्या याद रखना है? जो आप देख रहे हैं 18 साल, अब में आप अभी वयस्कता की उम्र कितनी है? एडल्ट की 18, ये पहले कितनी थी? 21 थी। इस बात का ध्यान रखना, आप देखते जाओ। 18 से 21 के लिए एक अमेंडमेंट याद रखना, 16वां संशोधन था 1989 में। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कि भारत में कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1998 में।
ऐसा करते हुए क्या हुआ, हमारे यहाँ जो 21 साल की वयस्कता की उम्र थी उसको लेस करके कितना कर दिया गया, 18। इस समय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। और यदि कोई पूछेगा कि इस समय निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो फिर से वही नाम लेना है। 89 में कौन होंगे, आप अभी पढ़ाया मैंने, पेरी शास्त्री, पेरी शास्त्री। ये एक बात आपको याद रखना है, ये 21 से 18 करने की रिकमेंडेशन किसने दी थी, तारकुंडे समिति ने। तारकुंडे समिति की दूसरी सिफारिश है कि निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग अलग से बनाओ, और आगे चल के देखेंगे बना भी है। जब पंचायत आएगी तो इसी का काम पड़ेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि पंचायत और नगर निगम का चुनाव कराता। तीसरा, खर्च की सीमा का निर्धारण करो। सही बात है, इसने बताया कि जो चुनाव में प्रत्याशी अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, इसकी कोई सीमा होना चाहिए, इसका निर्धारण किया जाए। इसके बाद चौथी बात, जो भी प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं, ये खर्च का पूरा अकाउंटिंग करना चाहिए, कितना पैसा आपने खर्च किया, 1 करोड़ 2 करोड़, और इसको पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है कि वो उसको अकाउंट, अपने प्रत्याशियों के अकाउंट वो पार्टी रखे। तो चुनाव के जो प्रत्याशी का खर्च है, प्रत्याशी के खर्च का अकाउंटिंग रखना, खर्च का अकाउंट मेंटेन करना, ये 3-4 सिफारिशें, जिसमें जो मुख्य सिफारिश है वो आपकी यही है कि 21 से लेकर 18 साल करने की। अब दिनेश गोस्वामी की मुख्य 2 सिफारिशें याद रख लो आप, दोनों में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। ईवीएम जो आप पढ़ रहे, ईवीएम के बारे में इसी ने सबसे पहले बताया था। ईवीएम मैंने अभी बताया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ईवीएम की सिफारिश किसने की थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके वोटर आईडी पे फोटो लगा है, ठीक है ना, तो ये वाली बात, मतलब ये फोटो वाला पहचान पत्र, फोटो वाली जो आईडी है हम लोगों के लिए, वोटर्स के लिए, वो भी इसने ही बोला था। एक और एक दोनों बात, फोटो वाली आईडी और ईवीएम, ये दोनों दिनेश गोस्वामी पे थी। इंद्रजीत समिति में आपको विशेष तौर पे कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक लाइन याद रखना है कि 10,000 से ज्यादा का यदि चंदा आता है इन राजनेताओं के पास, तो उसको चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से लें, लीगल तरीके से लें, इनलीगल तरीके से ना लें। ये हो गई 3 समितियां जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकती है। तो आज की इस क्लास में हमने सारी चीजें देख ली। लास्ट में आपके मन में आ रहा होगा कि अभी भी आर्टिकल 327, 28 और 29 बचा, सर ने उसको देखा नहीं, तो इसको देख के खत्म करते हैं। ये हो गया 327, 328 और 329। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है, वापस से रिवाइज करा दूं। 324 में आयोग के बारे में सब कुछ था। 325 में धर्म जाति वाली बात थी, उस आधार पर कोई दावा भी नहीं कर सकता, वंचित भी नहीं किया। और 323 में क्या था, सॉरी 326 में क्या था, 326 में था कि आप दावा कर सकते हो कहीं पर भी, आपको पंजीकृत मतदाता बनने के लिए दावा कर सकते हो यदि आप अयोग्य नहीं हो तो। इसके बाद आया 27 में बोला गया संसद नियम बनाएगी। अब संसद किसके बनाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में, है ना। आप बोलोगे राज्य के चुनाव के भी नियम बना सकती है और केंद्र के भी बना सकती है, तो ध्यान रखना, संसद चुनाव संबंधी कोई भी उपबंध या नियम बना सकती है। फिर 328 में क्या बोला है, यही नियम राज्य की विधानमंडल भी बना सकते हैं, मतलब राज्य की जो विधायिका है वो भी नियम बना सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में आएगा कि राज्य का बना तो रही संसद, तो आप यहां पर बोलेंगे राज्य उन चीजों पर नियम बनाएगा जिस पर संसद ने ना बनाया हो, जिस पर संसद का नियम ना हो। और लास्ट है 329। तो 329 में यदि 327 और 28 में कोई नियम बनाया है संसद ने या विधानसभा ने राज्य की, तो आप इस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो लिख देता हूं, कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये हो गया 327, 328 और 329। उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग समझ में आया होगा। इसको नोट करना, 2 बार देखना इस वीडियो को, आपको पूरा याद होगा और इसमें 1 नंबर या 2 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।